आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आप सभी का जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुणाई। तो उत्तराखंड का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उत्तराखंड का जो इतिहास है उसमें आज आपकी क्लास 6 है। तो आज का जो इसमें टॉपिक है कार्तिकेयपुर राजवंश है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने उत्तराखंड का जो पूरा स्टोन एज है, यानी जो पूरा पाषाण काल है, हम उसका अध्ययन कर चुके हैं, पाषाण काल का। और जो यहाँ पर जो हमको पाषाण काल के जो हमको शिलाश्रय प्राप्त होते हैं, हम लोगों ने उनका अध्ययन किया था। यहाँ पर किस तरीके से हमको यहाँ पर ये शिलाश्रय प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर पूरा प्रजातियां थी, जिनमें आपका कोल हो गए, किरात हैं, खस हैं आपके। तो इनका हम लोगों ने अध्ययन किया था, किस तरह देखा था कि कौन इतिहासकार इनमें से किसको उत्तराखंड की सबसे पूरा प्रजाति मानता है या फिर कौन किरातों को मानता है, हम लोगों ने इसको देखा था। तो इसके साथ खसों का भी हम लोगों ने अध्ययन किया, और हमने जो भोटांतिक प्रजाति थी जिसको हम सौका कहते हैं, उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो कुड़िंद राजवंश था, तो उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। जो कुड़िंद राजवंश था, किस तरीके से उत्तराखंड की राजनीतिक शक्ति थी, तो उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। और लगभग जो कुड़िंद राजवंश था, इसको हम जो इसके बारे में हमको अधिकतर साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के साथ साथ जो कुड़िंदों की जो मुद्राएं थी, उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। उसमें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी, आपकी अमुक भूति प्रकार की थी, 3600 प्रकार की मुद्राएं थी, उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। साथ ही साथ जो परवर्ती कुड़िंद थे, यानी कि जो कुड़िंदों के बाद जो शाखा यहाँ पर आती है, उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आपका शक हो गए, कुषाण हैं, आपके योधे थे, और इसी तरीके से कुछ अन्य छोटे छोटे लघु राज्य थे जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आज हम लोग यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश का अध्ययन करने वाले हैं। तो लगभग जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, तो जो लघु राज्य हैं उन पर इसने सफलता प्राप्त करी, जो अपनी श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए इसने काम किया। तो हर्ष के पश्चात जो भारत में एक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, तो उससे क्या होता है कि जो हर्ष के अधीन जितना भी क्षेत्र था, जो भी राज्य उसके अधीन थे, वो सब स्वतंत्र होते चले गए। इसी के तहत जो उत्तराखंड में आपका लगभग 675 ईस्वी के आसपास जो आपका ब्रह्मपुर राज्य था, उसका ही पतन हो चुका होता है। तो ब्रह्मपुर राज्य भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया, तो ब्रह्मपुर राज्य का पतन हो चुका होता है। और उत्तराखंड में कई लघु राज्यों का निर्माण हो चुका होता है, कई लघु राज्य यहाँ पर स्थापित हो चुके हो। तो उनमें, उन लघु राज्यों में आपका एक कार्तिकेयपुर राजवंश भी था। और इन राज्यों के बीच में जो लघु राज्य थे, इनके बीच में आपस में अपनी श्रेष्ठता को, यानी कि कौन सबसे ताकतवर है, उसके लिए आपस में संघर्ष होता है, जिनमें ये कार्तिकेयपुर राजवंश आपका सफल होता है। तो इसने इन लघु राज्यों पर सफलता प्राप्त कर ली, और इस प्रकार कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड में एक अखंड उत्तराखंड की स्थापना करता है। और उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी आपका कार्तिकेयपुर राजवंश है। और मध्य हिमालय में से इसने शासन करना शुरू किया। और कार्तिकेयपुर राजवंश के कार्तिकेयपुर नाम, इसका हमको कहीं भी जानकारी में स्रोत, कहीं किसी भी स्रोत में इसका नाम हमको कार्तिकेयपुर नहीं मिलता है। इसकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी, जोशीमठ के निकट, उसी के नाम पर इस राजवंश का नाम कार्तिकेयपुर पड़ गया। और साथ ही साथ लगभग 700 ईस्वी से लगभग आपका, तो 700 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी, तो लगभग आपका 300 वर्षों तक जो शासक रहे इनके, उन्होंने अलकनंदा नदी घाटी से शासन किया। लगभग 14 शासक थे, उन्होंने आपका अलकनंदा नदी घाटी शासन किया। और लगभग 50 वर्षों तक बागेश्वर की जो गोमती नदी घाटी है, वहां से लगभग 3 शासक शासन करते हैं। तो कुल मिला के 17 शासक यहाँ होते हैं इस कार्तिकेयपुर राजवंश में, जिन्होंने लगभग 350 वर्षों तक उत्तराखंड पर और उसके पड़ोसी राज्यों पर शासन किया। तो यहाँ पर जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो आपका जो आरंभिक कार्तिकेयपुर राजवंश है, जो लगभग आपका अलकनंदा नदी घाटी शासन करता है, और दूसरा बागेश्वर के कार्तिकेयपुर के शासक, जो यहाँ पर लगभग 50 वर्ष शासन किए। और वहां पर आपका त्रिभुवन पाल, लखन पाल और इंद्रपाल, इन शासकों की हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो लगभग जो ये राजवंश है, इसकी जानकारी के स्रोत हमको इनके जो अभिलेख हैं या ताम्र अभिलेख हैं, उनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें हम कार्तिकेयपुर राजवंश, लगभग यहाँ से आपका 14 शासकों ने यहाँ पर शासन किया। कहां पर? अलकनंदा नदी घाटी से। तो उसको हम लोग जानेंगे। तो इन 14 शासकों को भी हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। 3 परिवार है यहाँ पर, एक बसंत देव का परिवार, दूसरा आपका निम्बर देव का परिवार, और तीसरा आपका हो गया सलोणादित्य का परिवार। तो इन 3 हिस्सों में हम आरंभिक
कार्तिकेयपुर राजवंश को पढ़ते हैं। और उसके बाद इसमें आते हैं बैजनाथ के कार्तिकेयपुर। और तो इसमें 3 शासकों के नाम हमको देखने को मिलते हैं। एक आपका त्रिभुवनपाल हो गया, एक आपका इंद्रपाल है और तीसरा आपका लखनपाल है। तो इन शासकों की जानकारी हमको मिलती है बैजनाथ के कार्तिकेयपुर। और इन्होंने जोशीमठ से अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर क्यों स्थानांतरित करी? तो अज्ञात कारण है, कोई कहता है आपदा के कारण स्थानांतरित करी, तो अलग अलग मत हैं। तो कहीं पर जनश्रुतियां हैं कि किसी ने सपने में आकर कहा तो उन्होंने राजधानी परिवर्तन कर लिया अपना। तो लगभग 350 वर्षों तक उत्तराखंड पर यह कार्तिकेयपुर राजवंश शासन करता है। और किस तरीके से यहाँ पर आपका बसंत देव के समय उत्तराखंड में जो कश्मीरी शासक है आपका ललितादित्य मुक्तापीठ, उसका आक्रमण होता है। उसके बाद किस प्रकार निम्बर देव से पहले यहाँ पर आपका जो बंगाल में पाल शासक है धर्मपाल, वह आक्रमण करता है, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज की शासन सत्ता के लिए वो संघर्षरत था। तो उसी के आधार पर वो उत्तराखंड पर भी आक्रमण करता है। तो जो आपका धर्मपाल है उसके आक्रमण की जानकारी हमको नालंदा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर। तो कार्तिकेयपुर राजवंश लगभग आपका 2 हिस्सों में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो प्रारंभिक राजधानी इनकी कार्तिकेयपुर जोशीमठ में हो गई। तो ये आपकी कहां पर होगी? अलकनंदा नदी घाटी में। यह भी उसको आप ध्यान रखिएगा। तो अलकनंदा नदी घाटी में था। दूसरा राजधानी इनकी जो है आपकी बैजनाथ बागेश्वर में थी। तो यहां पर ये आपकी गोमती नदी घाटी है बागेश्वर में। तो यहां पर इनकी ये राजधानी थी। और यह भी हमको ध्यान रखना है कि कार्तिकेयपुर के शासक अलग हुए, इनको हम अलग पढ़ेंगे, और कत्यूरी अलग हैं। तो कुछ जो किताब हैं, जो इतिहासकार इन दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनसे जानकारी प्राप्त होती है कि दोनों शासक अलग अलग थे, दोनों के संस्थापक भी अलग अलग थे। तो यहां पर हम दोनों को अलग अलग ही पढ़ेंगे, कत्यूरियों को अलग पढ़ेंगे और कार्तिकेयपुर वालों को अलग। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्तिकेयपुर, हमने इसी ऊपर पढ़ना है। तो प्रारंभिक राजधानी इनकी कार्तिकेयपुर होगी और दूसरी राजधानी इनकी होगी बैजनाथ बागेश्वर, तो गोमती नदी घाटी में, और अलकनंदा नदी घाट। तो यहां पर लगभग इन्होंने 350 वर्षों तक शासन किया। गोमती नदी घाटी में 50 वर्ष शासन किया और अलकनंदा नदी घाटी से लगभग 300 वर्ष शासन किया। अलकनंदा नदी घाटी से 14 शासक हुए आपके यहाँ पर, और गोमती नदी घाटी में 3 शासक हमको इनके नाम हमको प्राप्त होते हैं। तो बात करें यहाँ पर अलकनंदा नदी घाटी से शासन करने वाला अंतिम शासक, तो ये आपका सुभिक्ष राजदेव था। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सुभिक्ष राजदेव के बारे में। और इन सभी की जानकारी हमको, जो इनके अभिलेख हैं, इन्हीं से हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर ये आपके 8 अभिलेख हैं जिनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें जो भूदेव का बागेश्वर अभिलेख है वो बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो हमको कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जानकारी देता है। इन अभिलेखों की जो भाषा है, तो भाषा इन अभिलेखों की आपकी संस्कृत है। और इसकी हम लिपि की बात करें, इन अभिलेखों की जो लिपि क्या है, तो लिपि इनकी क्या है? पाली, जो पाली की कुटिला लिपि है, पाली की कुटिला लिपि हमको प्राप्त होती है। तो इनकी राजभाषा संस्कृत थी, जबकि लोक भाषा क्या थी इनकी? पाली। यह भी आपको ध्यान रखना है, राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा इनकी पाली। तो इतना आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। तो कार्तिकेयपुर राजवंश क्या करता है? उत्तराखंड में पहली बार अखंड उत्तराखंड राज्य की स्थापना करता है। और जो राजवंश है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। तो राजनीतिक तो आपका कुड़िंद हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना, राजनीतिक कौन सा था? कुड़िंद था। लेकिन ऐतिहासिक राजवंश की बात करता है तो ये कौन से थे आपके? कार्तिकेयपुर वाले। तो ऐतिहासिक राजवंश कौन सा हो गया आपका? ये भी आपको ध्यान रखना। इस तरीके से छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश ऐतिहासिक राजवंश है। और जबकि हम प्रथम राजनीतिक शक्ति की बात करें तो ये थे आपके कौन? कुड़िंद थे। तो इनमें आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है। तो स्पष्ट चीजों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है कि राजनीतिक शक्ति कौन सी थी और ऐतिहासिक शक्ति कौन सी थी। तो लगभग 3 शताब्दी तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। और कुल 3 परिवार हैं, एक इसमें बसंत देव का परिवार, दूसरा निम्बर देव का, तीसरा सलोणादित्य का परिवार यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इन्हीं के बारे में हमने अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ जो कुछ यहाँ पर जो इनके शासन प्रशासन में जो कुछ प्रमुख पदाधिकारी होंगे उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। कुछ प्रमुख पदाधिकारी हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो वह भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं यह भी बताऊंगा आपको कि कौन से पदाधिकारियों के बारे में आयोग अभी तक पेपर में पूछ चुका। चलिए देखते हैं। तो ये अभिलेख इस वंश से हमको प्राप्त होते हैं। लगभग कुल 8 अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। तो इसमें सबसे अधिक हम बात करें जो अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं, ललित सूर्यदेव को हमको प्राप्त होते हैं। तो ललित सूर्यदेव
सूर्यदेव के सर्वाधिक हमको अभिलेख प्राप्त होते हैं। और इसके साथ साथ जो ललित सूर्यदेव हैं इसके 2 ताम्रपत्र हमको पांडुकेश्वर से और एक हमको कंडारा रुद्रप्रयाग से प्राप्त होता है ललित सूर्य। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पद्मठ देव का है और सुभिक्ष राजदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो सुभिक्षपुर, तो इसकी राजधानी कुछ समय के लिए सुभिक्षपुर भी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सुभिक्षपुर से ही ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र इसने जारी किया था। देशठ देव का बालेश्वर मंदिर ताम्र अभिलेख, और ये जो देशठ देव का बालेश्वर मंदिर अभिलेख है ये चंपावत से प्राप्त हुआ है हमको। और भूदेव का बागेश्वर शिलालेख, हमको ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट अभिलेख है इसका, ये जो भूदेव का बागेश्वर अभिलेख है। और त्रिभुवन राज का बागेश्वर मंदिर अभी शिलालेख, इसी से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि इस वंश के जो प्रथम शासक हुए हैं वो बसंत देव हुए हैं। तो इसी त्रिभुवन राज के अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो ये राजवंश है जो इसके प्रथम 8 शासक हुए हैं, प्रथम 8 शासक, तो इन 8 शासकों के द्वारा गिरिराज चक्र चूड़ामणि, तो ये उपाधि इन जो प्रथम 8 शासक हुए इनके द्वारा ये गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की गई थी। तो वह भी आपको इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, गिरिराज चक्र मणि। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका राज्य का नाम, राजधानी मैंने बता दिया कि किसी भी अभिलेख में हमें इस राजवंश का नाम कार्तिकेयपुर प्राप्त नहीं होता है। राजधानी इनकी जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर में थी, इसलिए इनकी राजधानी का नाम, इनकी राजधानी के नाम पर इस राजवंश का नाम भी क्या पड़ गया, कार्तिकेयपुर राजवंश नाम हमको मिलता है। किसी भी अभिलेख में हमको इनका नाम नहीं मिलता है, इस राज्य का नाम की कार्तिकेयपुर नाम से ये कोई राजवंश था। इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी, उसी के नाम पर इनका नाम भी क्या पड़ गया, कार्तिकेयपुर राजवंश नाम इनका पड़ गया। तो काला अवधि मैंने आपको बताई दिया लगभग, तो 700 से लेकर 1000 ईस्वी तक इन्होंने अलकनंदा नदी घाटी में शासन किया। कहां पर, अलकनंदा नदी घाटी में शासन किया। और लगभग 1000 से 1050 तक इन्होंने आपकी जो बागेश्वर की गोमती नदी घाटी है वहां पर शासन किया। कहां पर, गोमती नदी घाटी में। तो कुल मिला के 350 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर कठौज के अनुसार इस राजवंश ने अलकनंदा नदी घाटी से शासन किया और बाद में कुछ अज्ञात कारणों से इन्होंने अपनी राजधानी बागेश्वर की गोमती नदी घाटी में स्थानांतरित कर दी। तो इसको आप सही लीजिएगा, पर मिस्टेक हो रखा था टाइपिंग में। तो बागेश्वर की गोमती नदी घाटी में इन्होंने क्या कर दी, राजधानी अपनी स्थानांतरित कर दी। क्यों कर दी, इसका कारण इतिहासकार स्पष्ट नहीं कर पाए। और गोमती नदी घाटी में मात्र 50 वर्ष तक ये शासन यहाँ पर करते हैं और फिर 1050 के आसपास जो है इनका जो ये राजवंश है ये आपका पतन हो जाता है इसका। तो कुल मिलाकर आपका 700 से लेकर 1050 तक इन्होंने शासन किया उत्तराखंड और उसके पड़ोसी क्षेत्रों पर। तो बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के परिवार। तो राजवंश के ताम्र अभिलेखों एवं शिलालेखों से कुल हमको 17 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। इसमें मैंने बता दिया आपको 14 अलकनंदा नदी घाटी से और 3 गोमती नदी घाटी से शासन करते हैं। तो इनको भी हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक आरंभिक कार्तिकेयपुर राजवंश और एक बैजनाथ के कार्तिकेयपुर शासक। तो बैजनाथ में केवल 3 शासक और आरंभिक जो अलकनंदा नदी घाटी में थे इन्होंने 14 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया। अब बात करते हैं आरंभिक कार्तिकेयपुर राजवंश की। तो इन्होंने किस तरीके से शासन करना शुरू किया, तो यहाँ पर हमको यह भी जानना जरूरी है। तो जो बसंत देव था इसी के समय उत्तराखंड में ललितादित्य मुक्तापीठ का आक्रमण होता है और उस समय जो उत्तराखंड था ये आपका यहाँ पर यशोवर्मन का शासन चल रहा था, उसके अधीन क्षेत्र था। तो ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण से ये क्षेत्र उसके हाथ से निकल गया, किसके हाथ से, यशोवर्मन के हाथ से निकल जाता है। और यहाँ पर जो सामंत के तौर पर बसंत देव था वो एक स्वतंत्र प्रकृति के तौर पर अपने आप को दिखाने लगता है और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है और उसी का नाम पड़ गया कार्तिकेयपुर राजवंश। कौन, बसंत देव। तो वही इस वंश का संस्थापक भी है, कौन, बसंत देव। तो देखते हैं, तो कुल 14 शासकों ने अलकनंदा नदी घाटी शासन किया और 3 परिवारों में हम इनको बांटते हैं। प्रथम परिवार का नाम है आपका बसंत देव का परिवार या खरपर देव। तो इसको 2 नाम से हम लोग जानते हैं, बसंत देव या फिर खरपर देव। दूसरा परिवार है निम्बर देव का परिवार और तीसरा परिवार है आपका सलवणादित्य का परिवार। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। कुल 3 परिवार हुए यहाँ पर, कहां पर, आरंभिक कार्तिकेयपुर राजवंश। तो बात करेंगे यहाँ पर प्रथम परिवार की। तो मैंने बता ही दिया आपको कि जो प्रथम परिवार है इसकी जानकारी हमको त्रिभुवन राज के अभिलेख से प्राप्त होती और इसी में बताया गया है कि जो प्रथम शासक है इसका बसंत देव है और
उसी के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? बसंत देव के द्वारा। उसी में जो पहला नाम दिया गया है बसंत देव, और इसी बसंत देव को क्या कहा गया कि इस परिवार की स्थापना, यानी जो प्रथम परिवार है इसका जो संस्थापक कौन है? बसंत देव है। उसी के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की जाती है। इसके द्वारा नरसिंह मंदिर का निर्माण में योगदान दिया जाता है। बागेश्वर में एक गांव है स्वर्णेश्वर नामक गांव, उसको दान में देता है। तो मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग में स्वतंत्र शासक नहीं था, एक सामंत की भांति व्यवहार करता था, लेकिन बाद में ललितादित्य मुक्तापीठ के बाद यहां पर क्या हो गया, इसने खुद को एक स्वतंत्र राजा के तौर पर घोषित कर दिया। तो इसके द्वारा परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ये उपाधि इसके द्वारा ग्रहण की गई थी। किसके द्वारा? बसंत देव के द्वारा परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। तो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इसके द्वारा धारण की जाती है। और नरसिंह मंदिर का निर्माण में ये सहयोग देता है। तो नरसिंह मंदिर कहां? आपका चमोली में स्थित है, जोशीमठ में। और बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव भी दान में देता है। और इस प्रारंभ में स्वतंत्र शासक नहीं था, और बाद में क्या होता है कि जो ललितादित्य मुक्तापीठ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके जो ललितादित्य मुक्तापीठ था, इसके बाद ही ये अपने आप क्या करता है कि स्वतंत्र शासक घोषित करता है। कौन करता है? तो ये करता है आपका बसंत देव, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमको इस ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमको राज तरंगिणी से। किससे प्राप्त होती है? राज तरंगिणी से, कि इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। और बागेश्वर से प्राप्त शिलालेख में इसकी पत्नी का नाम सज्ञ नारायणी देवी उत्कीर्ण है। तो बसंत देव की पत्नी का नाम क्या है? सज्ञ नारायणी देवी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर शासन करते हैं। प्रारंभ में स्वतंत्र शासक नहीं, एक सामंत के तौर पर ये थे। बाद में आक्रमण होता है कश्मीरी शासक का, तो जो ये हिस्सा है यशोवर्मन के पास था, तो यशोवर्मन का सामंत था। और इसके बाद इसका एक पुत्र आता है जिसका नाम शिलालेख से मिट चुका है। तो अज्ञातनामा से हम उसको जानते हैं, कि अज्ञातनामा करके उसको हम लोग जानते हैं, तो उसका शासक बनता है। चलिए देखते हैं। तो अज्ञातनामा, तो बसंत देव के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, किंतु उसका नाम जो शिलालेख है उस पर से मिट गया है, तो जिस कारण उसका नाम पता नहीं चल पाया है। इसके बाद आता है खरपर देव। तो इसको वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग जानते हैं। किसको? खरपर देव को वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। किसका? बस ये आपका जो प्रथम परिवार है इसका। और बागेश्वर का जो शिलालेख है त्रिभुवन राज का, उसी से हमको इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है इस खरपर देव की। और इसको इस वंश का जो ये वंश है, या फिर कह सकते हैं इस प्रथम परिवार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और कन्नौज के जो शासक था आपका यशोवर्मन, कौन? यशोवर्मन, उसके ये समकालीन था कौन? खरपर देव। तो बसंत देव के बाद अज्ञातनामा, अज्ञातनामा के बाद एक खरपर देव शासक बनता है। अब खरपर देव के बात करेंगे कल्याणराज की। तो खरपर देव के बाद कौन शासक बनता है? कल्याणराज। तो ये खरपर देव का पुत्र था, और इसको हम अधिराज के नाम से भी जानते हैं। तो इसको कल्याणराज या अधिराज कहा जाता है। तो कुछ खास इसके बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती है। और इसकी जो पत्नी का नाम है वो हमको मिलता है लद्धा देवी। तो ये भी आपको इसको भी आप नोट करते चलेंगे। तो पत्नी का नाम लद्धा देवी, और खरपर देव का पुत्र था। और कुछ ज्यादा जानकारी इसकी हमको प्राप्त होती नहीं है। अब बात करेंगे त्रिभुवन राज की। तो कल्याण राज के बाद जो कल्याण राज है, इसके बाद त्रिभुवन राज ने शासन सत्ता यहाँ पर संभालता है। ये कौन? त्रिभुवन राज। और इसने किसी किरात पुत्र या शौकों के साथ क्या करी? संधि करी थी। किसने? त्रिभुवन राज के द्वारा। तो त्रिभुवन राज के द्वारा किसी किरात पुत्र या शौकों के साथ संधि की गई थी। और इसने भी महाराजाधिराज परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि इसके द्वारा धारण की जाती है। और इसने भी बागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान दिया था। और इसी के समय जो पाल शासक है धर्मपाल, उसका आक्रमण होता है। किसका? धर्मपाल का। उत्तराखंड पर आक्रमण होता है। और ये आपका बंगाल का शासक था धर्मपाल, और त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया था। तो कन्नौज की शासन सत्ता के लिए क्या होता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा होता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए ये क्या करता है? धर्मपाल उत्तराखंड पर आक्रमण करता है। और इस प्रकार यहाँ पर त्रिभुवन राज जो पूरा वंश है बसंत देव का, ये खत्म हो जाता है। तो धर्मपाल बंगाल के पाल वंश का शासक था, और कन्नौज की शासन सत्ता के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और इस दौरान उत्तराखंड पर भी ये आक्रमण करता है। और इस समय यहाँ पर धर्मपाल के आक्रमण के समय जो उत्तराखंड में बात करें, तो त्रिभुवन राज यहाँ पर क्या कर शासन कर रहा था। तो आक्रमण के बाद जो निम्बर है, निम्बर यहाँ पर एक नए परिवार की स्थापना करता है, जिसको हम द्वितीय परिवार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो द्वितीय परिवार की ये स्थापना करता है कौन? निम्बर देव। तो दूसरे परिवार का संस्थापक कौन है? निम्बर देव। तो धर्मपाल के जो आक्रमण की जानकारी हमको मिलती है कि इसने आक्रमण किया था, तो ये नालंदा जो अभिलेख है उससे हमको इसके आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। किसके? धर्मपाल के आक्रमण। तो
दूसरा परिवार निम्बरदेव का परिवार है, तो इसको संस्थापक माना जाता है दूसरे परिवार का। और जो इसका धर्म था वो शैव धर्म को ये मानता था, और इसने एक काम क्या किया कि जो ब्राह्मण धर्म था उसको बढ़ावा दिया और बौद्ध धर्म को इसने संरक्षण देना कम किया, यानी शैव धर्म का कट्टर समर्थक था। और पांडुकेश्वर ताम्रलेख में इसको निम्नवरम कहा गया है। क्या क्या कहा गया? निम्नवरम कहा गया। किसमें? पांडुकेश्वर जो ताम्रलेख है। और जबकि बागेश्वर शिलालेख में इसको निम्बर्त के नाम से उल्लेखित किया गया है। किसको? निम्बर को। इसके द्वारा पालों के साथ संधि की जाती है। निम्बर ने क्या काम किया? पालों के साथ क्या करी? संधि करी इसने। और दूसरा काम इसने जागेश्वर में विमान शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। विमान शैली के मंदिरों का निर्माण इसने करवाया। कहां पर? जागेश्वर में। तो विमान शैली के मंदिर किस तरीके से होते हैं मैं आपको और इसको देखते हैं अभी। तो इसकी जो रानी का नाम मिलता है हमको दासू या नाथू देवी मिलता है। और निम्बर को शत्रुहंता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शत्रुहंता के नाम से इसको लोग जानते हैं निम्बर को। और ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। शैव धर्म का ये उपासक था। और जागेश्वर में विमान शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। तो इस तरीके से विमान शैली के मंदिर आपके होते हैं कि एक के ऊपर एक मंजिल बनी होती है इस तरीके से आपका ये। तो इस तरह से मंजिलें बनी होती हैं यहाँ पर। तो इनको कहा जाता है विमान शैली के मंदिर। तो विमान शैली के मंदिर हैं आपके ये इस तरीके से बने हुए होते हैं। चलिए अब निम्बर के बाद निम्बर का जो पुत्र है इष्टगण है, इष्ट देवगण। तो इसको कहीं पर इष्टगण लिखा है, इष्ट देवगण के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो अभिलेखों का जो एक आधार है उनको आधार मानकर ये बताया गया है कि जो निम्बर का पुत्र था इष्टगण इस वंश का स्वतंत्र शासक रहा होगा, क्योंकि उसके लिए अभिलेखों में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। और पहला काम क्या किया? पहली बार समस्त उत्तराखंड को इसने क्या काम किया? एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। क्या किया? एक सूत्र में बांधने का प्रयास इसने किया। किसको? समस्त उत्तराखंड को। और इसके द्वारा जागेश्वर में लकुलीस, नटराज, नवदुर्गा, महिषमर्दिनी के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। कहां पर? जागेश्वर में। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? धरा देवी। क्या नाम मिलता है हमको उसकी पत्नी का? धरा देवी इसकी पत्नी का नाम मिलता है। और जागेश्वर में इसके द्वारा लकुलीस, नटराज, नवदुर्गा और महिषमर्दिनी के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। और पहली बार उत्तराखंड को एक सूत्र बांधने का इसने प्रयास किया। किसने? इष्टगण देव। अब बात करते हैं ललित सूर्यदेव देव की। सबसे अधिक हमको जो जानकारी प्राप्त होती है इसी की मिलती है अभिलेखों से। दो अभिलेख इसके पांडुकेश्वर से प्राप्त होते हैं, एक कंडारा रुद्रप्रयाग से प्राप्त होता है। तो इष्टगण का पुत्र है, तो इष्टगण पुत्र ललित सूर्यदेव तो सबसे प्रतापी शासक था। और इसकी जानकारी के सर्वाधिक स्रोत इसके 3 अभिलेख हैं, जो पांडुकेश्वर से 2 और कंडारा से हमको 1 प्राप्त होता है। और जो बीडी पांडे हैं वो कहते हैं पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेखों के आधार पर कि इसमें काली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान इसको बताया। किसको? ललित सूर्यदेव को। पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेखों में जो आपका ललित सूर्यदेव है उसको काली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। इसकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम लया देवी है और एक का नाम श्यामा देवी है। और जो इसके अभिलेखों का जो लेखक है, तो जो इसके अभिलेखों का लेखक है आपका वो कौन है? गंगाभद्र है। और सर्वाधिक ताम्र अभिलेख हमको इसी के शासन के प्राप्त होते हैं। किसके? ललित सूर्यदेव के। अब बात करते हैं ललित पुत्र भूदेव। तो ललित सूर्यदेव के बाद सत्ता संभालता है। और बागेश्वर शिलालेख में भूदेव तथा उसके पूर्व के 7 शासकों सहित 8 शासकों के हमको नाम प्राप्त होते हैं। तो बागेश्वर से 7 + 1 कौन? खुद भूदेव। तो इसको मिलाकर कुल कितने शासक हो गए? हमको 8 शासकों के हमको नाम प्राप्त होते हैं बागेश्वर शिलालेख से। और भूदेव का जो बागेश्वर शिलालेख है ये कार्तिकेयपुर राज्य का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। और परम ब्राह्मण भक्त था। ये क्या था? परम ब्राह्मण भक्त था। और बौद्ध धर्म का इसने यहाँ पर क्या किया? विरोध किया। तो जो बौद्ध धर्म का प्रभाव था इसी के समय यहाँ पर कम हो गया। और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में इसने यहाँ पर योगदान दिया। किसने? भूदेव के द्वारा। तीसरा परिवार आपका इसमें आता है सलवणादित्य का परिवार है आपका। तो इस शाखा का जो पता हमको पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों तथा देसठ देव के बालेश्वर मंदिर अभिलेख मंदिर ताम्रपत्र में हमको इस शाखा का पता चलता है। तो तीसरा परिवार है, हमको इसकी जानकारी पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से, साथ ही साथ जो देसठ देव का चंपावत से प्राप्त बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र है, इस राज शाखा का हमको जानकारी मिलती है। किससे? ये 2 अभिलेख हैं इस तीसरे परिवार की जानकारी का। तो जो इस शाखा है तीसरे परिवार की, इसकी नींव कौन रखता है? खुद सलवणादित्य इसकी नींव रखता है। और भूदेव के पश्चात शासक बनता है। और इसकी रानी का नाम सिंधुवली था। क्या था? सिंधुवली था। इसे अपनी भुजाओं की शक्ति से शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला बताया गया है। और इसके बाद इच्छट देव, देसठ देव, पद्मठ देव तथा सुभिक्ष राजदेव ने शासन किया। तो देखते हैं इनके बारे में भी। तो इच्छट देव की बात करें तो इच्छट देव को इस सलवणादित्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
और इसकी रानी का नाम सिंधु देवी। और कार्तिकेयपुर अभिलेखों में इच्छट देव तथा उसकी माता को ब्रह्म तथा भगवान शिव का उपासक बताया गया है, तो कुछ खास इसने किया नहीं है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती नहीं है। देसठ देव, तो देसठ देव भी आपका शैव मतावलंबी था, आपका शैव धर्म को मानता था। और देसठ देव को शत्रुओं के समस्त कुचक्रों को नष्ट करने वाला बताया गया है। और एटकिंसन के अनुसार देसठ देव ने अपने शासन के 5वें वर्ष कार्तिकेयपुर से एक ताम्रपत्र जारी किया, जो हमको चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है। तो जारी तो इसने कार्तिकेयपुर से किया, लेकिन प्राप्त हमको कहां से होता है? बालेश्वर मंदिर से। कहां से प्राप्त होता है? बालेश्वर मंदिर चंपावत से हमको ये प्राप्त होता है। और यह भी शैव धर्म का उपासक था। अगला है आपका पद्मठ देव। तो पद्मठ देव को बाहुबल से समस्त दिशाओं को जीतने वाला बताया गया है, और इसने भी बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान दिया था। इसका राजमंत्री भट्टधन, युद्ध मंत्री आपका नारायण दत्त और लेखक नंदभद्र था। तो जो इसका ताम्रपत्र का जो लेखक था वो कौन था? नंदभद्र था। और जो इसका युद्ध मंत्री था आपका, वो था आपका नारायण दत्त। और जो इसका राजमंत्री था वो आपका भट्टधन। और अब बात करेंगे हम सुभिक्ष राजदेव की, अंतिम शासक जो अलकनंदा नदी घाटी शासन करेगा। तो कार्तिकेयपुर के कुल 3 परिवारों के कुल 14 शासकों में जो सुभिक्ष राजदेव है अंतिम शासक है, जिसने अलकनंदा नदी घाटी शासन किया। और अंतिम शासक था यहां पर से, कहां से? अलकनंदा नदी घाटी शासन करने वाला। इसके द्वारा सुभिक्षपुर नामक नगर की स्थापना की गई, जो जोशीमठ के निकट तपोवन नामक स्थान में स्थित था। और बाद में इसने सुभिक्षपुर को अपनी राजधानी भी घोषित किया। वहीं से इसने अपने पांडुकेश्वर ताम्रपत्र को भी जारी किया। इसे भी परम वैष्णव तथा परम ब्राह्मण कहा गया है। तो अंतिम शासक था जिसने यहां से शासन किया, कहां से? अलकनंदा नदी घाटी से। और कुल 14 शासकों में अंतिम शासक था। और सुभिक्षपुर नामक नगर की स्थापना करता है जोशीमठ के निकट तपोवन में स्थित। बाद में इसे अपनी राजधानी घोषित करता है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो से प्राप्त है, उसका जो ताम्रपत्र अभिलेख है, तो अभिलेख सुभिक्षपुर से जारी किया गया था ये। और परम वैष्णव परम ब्राह्मण इसको बताया गया है इन अभिलेखों में। राजमंत्री इसका कमलापति, युद्ध मंत्री ईश्वर दत्त, और ताम्र का लेखक इसका, तो ताम्रपत्र का लेखक था वो नंदभद्र था इसका। बाद में जनश्रुति है, कहते हैं कि जो इसका वंशज नरसिंह देव हुआ, उसके द्वारा राजधानी बैजनाथ में स्थानांतरित कर दी गई। लेकिन इतिहासकार कोई कारण नहीं दे पाते हैं, कहते हैं अज्ञात कारण था, कुछ पता हमको चल नहीं पाता है क्यों इन्होंने अपनी राजधानी अलकनंदा नदी घाटी से बागेश्वर की गोमती नदी घाटी में स्थानांतरित करी। तो इनके द्वारा, किनके द्वारा? कार्तिकेयपुर राजवंश के द्वारा राजधानी परिवर्तन का कारण प्राकृतिक आपदा था। तो इस तरह के इसको मानते हैं इतिहासकार। अब बात करेंगे इसमें बैजनाथ के कार्तिकेयपुर के शासक। तो कुल 50 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। कुछ विशेष जानकारी हमको इनके बारे में प्राप्त नहीं होती है। तो 10वीं शताब्दी के अंत में या फिर 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में तो कार्तिकेयपुर वंश ने अपनी राजधानी कत्यूरी घाटी, जो आपकी बागेश्वर की गोमती नदी घाटी हम लोग बोल सकते हैं उसको, वहां पर स्थानांतरित कर दी। और एक प्रकार चौथे परिवार की यहाँ पर स्थापना की जाती है। किसकी? चौथे परिवार की। 3 परिवार अलकनंदा नदी घाटी से और चौथा परिवार बैजनाथ, कहां पर? बागेश्वर। तो जब से कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी यहां पर स्थानांतरित होती, कहां पर? बैजनाथ, तब से इनके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। और इन शासकों में लखनपाल, इंद्रपाल और त्रिभुवन पाल की हमको जानकारी प्राप्त होती है, और कोई भी विशेष जानकारी का स्रोत हमको यहां से नहीं मिल पाता है। तो अब बात करेंगे, इतना हमको समझ में आ गया होगा आराम से। अब बात करेंगे कुछ प्रमुख पदाधिकारी जहां से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो देखते हैं, इसमें एक है आपका राजन्यक, तो ये राजकुमार था। राज अमात्य, ये आपका राज्य मंत्री हो गया। सामंत एक प्रकार से मांडलिक राजा हुआ, जो राजा के अधीन हुआ करता था। महासामंत सेनापति, और महाकर्ता कृतिक, ये उच्च निरीक्षक था। महादंड नायक प्रधान सेनापति हो गया, महादंड नायक प्रधान न्यायाधीश था। और महाप्रतिहार प्रधान रक्षक। और जो प्रमातारा है, ये इसको हम प्रमातार भी कह सकते हैं, कहीं पर लिखा हुआ है, तो ये क्या था? सर्वेक्षक था। और इसके अलावा सरभंग, तो एक सरभंग नामक अधिकारी था, इसको हम तीरंदाज बोलते हैं। उदाधिक या उदाधिला, तो ये सुप्रिटेंडेंट के तरह का एक पद था, आधुनिक सुप्रिटेंडेंट जैसा पदाधिकारी था ये, उदाधिला या उदाधिक। और कुमारा अमात्य, तो राजकुमारों का मंत्री था आपका ये। दुहु साध्य साधनिक, तो ये गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। अगला है दोष अपराधिक,
आपराधिक अपराधों की जांच करने वाला। चौरोधृणिक, तो जो चौरोधृणिक था ये चोरों को पकड़ने वाला। सौल्किक और गौल्मिक, तो ये चुंगी वसूल करने वाले सैनिक थे इनके। कौन? सौल्किक और गौल्मिक। पट्ट, ये पटवे थे जो रेशम को रंगते थे। पट्टकोपचारिक, तो पट्टकोपचारिक राजकीय वस्त्रों के रक्षक थे। सौदा भंगाधिकृत, तो ये प्रधान शिल्प शास्त्री था, यानी राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर था। कौन? सौदा भंगाधिकृत। और राज्य के निर्माणों की ये रूपरेखा यानी कि नक्शे बनाता था उनका आपका। कौन? सौदा भंगाधिकृत, राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर था इनका, ये मुख्य शिल्प शास्त्री में उसको बोल सकते हैं। महाकर्तृत्विका, तो निरीक्षण संबंधी कार्यों की देखभाल करता था। इसे मुख्य ओवरसियर के नाम से जानते हैं, महाकर्तृत्विका। प्रांतपाल, सीमाओं का प्रहरी जो सीमाओं की सुरक्षा का भार लिए रहता था। वर्मपाल, सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर कड़ी नजर रखने वाला पदाधिकारी वर्मपाल था। घट्टपाल, गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वारों की रक्षा के लिए नियुक्त पदाधिकारी था। कौन? घट्टपाल। तो ये गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वारों की रक्षा के लिए वर्मपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर नजर रखता था। प्रांतपाल सीमाओं का प्रहरी सीमाओं की सुरक्षा करता था। नरपति, नदी के घाटों पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए नियुक्त पदाधिकारी था और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करता था। कौन? नरपति। अक्षपटलिक, तो ये आपका लेखा परीक्षक यानी कि अकाउंटेंट था इनका ये। कौन? अक्षपटलिक। तारापति, ये नावों का अधिकारी था। भोगपति, प्रांतीय शासक या लाट को हम ये भोगपति कहते थे। अमितवर मानिक, तो अमितवर मानिक कौन था? शीघ्रगामी दूत जो संदेश लेकर आते थे। कौन? अमितवर मानिक। विषय व्यापीकृत, ये जिला मंत्री हुआ करते थे इनके। विषय व्यापीकृत और व्यापीकृत क्या थे इनके? मंत्री या राजदूत थे। विषय व्यापीकृत जिला मंत्री और जबकि व्यापीकृत इनके मंत्री या राजदूत थे आपके। तो इतना आपको इसमें समझ में आ गया होगा। तो ये कार्तिकेयपुर राजवंश था। अब इसमें हम लोग जो अलग से पढ़ेंगे तो वो कत्यूरियों को हम इसमें अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि आधुनिक जो प्रमाण मिलते हैं कि कत्यूरी अलग थे और कार्तिकेयपुर अलग थे, दोनों को ही अलग अलग पढ़ना चाहिए। इससे क्या है कि जो कंफ्यूजिंग वाली स्थिति वो नहीं रहेगी, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ जो है वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें आप लोग। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़िएगा और साथ ही साथ जो इंस्टाग्राम है इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर हम लोग जो है रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से डेली जो है क्विज यहाँ पर हम लोग कराते हैं। और पीडीएफ के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ जो व्हाट्सअप है वहां पर भी आपको पीडीएफ मिलेंगी, तो वहां पर भी आप इसको जो व्हाट्सअप है ग्रुप उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस डाटा को आप लोग अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, किसमें? टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो इसके लिए हमारी वेबसाइट है www.gksarkari.com। तो यहाँ पर आप लोग जो है रेगुलर विजिट करते रहिएगा, तो यहाँ पर आपको डाटा पढ़ने को मिल जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। और ट्विटर को आप हमारे फॉलो कीजिए, तो जीके सरकारी का ट्विटर है आपका, इसको भी फॉलो कीजिएगा। और यूट्यूब जो है हमारा जीके सरकारी, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। और जो तो बाकी कुछ भी आपको डाउट रहता है वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, तो उसके लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं सेक्शन में जाकर। तो कोई भी डाउट आपको मिल रहता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और तो एक निःशुल्क हम लोग एक कोर्स करा रहे हैं और जिन लोगों तक जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उन तक भी वीडियो को अधिक तक पहुंचाइए जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।